बोहर जी ने बताया था किसी भी एटम में किसी भी ऑर्बिट पर पाए जाने वाले सारे इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा यानी कि एनर्जी सेम होती है, जबकि यह गलत है। आपने यह भी सुना होगा किसी भी एटम का केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है कि उसके बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, जबकि यह भी गलत है, बल्कि यह डिपेंड करता है कि उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कौन कौन से रिएक्शन करने लायक हैं। आपने यह भी सुना होगा किसी भी एटम के बाहरी ऑर्बिट में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बैलेंसी कहते हैं। यह भी गलत है। और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके अलावा बहुत ऐसी चीजें जो आपने सुना होगा कि एटम में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की ऑक्यूपेंसी होती है उसको बोलते हैं 2n स्क्वायर के द्वारा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड किए जाएंगे, कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यह थ्योरी भी गलत है। इन सारे गलतियों को किसने पकड़ा? एक विधि जिसके बारे में आज हम डिटेल बात करने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ द एटम। अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है? अरेंजमेंट का मतलब होता है कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको आपको अरेंज करके रख देना है। बस अरेंज करना क्यों जरूरी है? जैसे कि मान लो कि अगर आप किचन में हो, अगर आपको बताया गया कि किचन को सजा दीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बर्तन कहाँ रखा जाएगा, प्लेट बड़ा वाला कहाँ रखा जाएगा, छोटा वाला कहाँ रखा जाएगा, और आपके कपबोर्ड जो ऊपर रखा हुआ उसमें कौन से बॉटल रखे जाएंगे। अब पता लगा आपने ऐसे अरेंज करके रखा हुआ कि ढक्कन खोला, भड़भड़ा के से गिर पड़ा। जो भड़भड़ा के जो गिरना होता है उसको बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में अनस्टेबल। आपको इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट इस तरह से करना है कि उसका अनस्टेबल ना हो, बल्कि उसका उल्टा जो होता है उसको बोलते हैं स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है कि जब भी कोई भी एटम अगर एग्जिस्ट है इस दुनिया में तो इसका मतलब यह है कि वो स्टेबल है। ये स्टेबल तभी है क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनका जो अरेंजमेंट है उसी तरीके से है। जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं उस तरीके को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज करके रखना में इसमें दिक्कत क्या है? क्या है दिक्कत शुरू होती है जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में हमारे यहाँ पर है हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास है हीलियम, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। दिक्कत तब होती है जैसे आप लिथियम में एंट्री करते हैं। आइए हम बात करते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक एटम है और हमारे पास हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और जैसे आप हीलियम में गए तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चारों तरफ नाच रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत बढ़िया से नाच रहे हैं। जैसे अब तीसरे इलेक्ट्रॉन की एंट्री होगी यहाँ पे, तो ये वाला भैया कहेगा भैया थांबा थांबा थांबा, यहाँ पे जगह कहाँ है? अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे जगह तो है, एक यहाँ पर भी जगह है, यहाँ पे भी जगह है, तीसरे वाले बच्चे को वहाँ पे बैठा सकते हैं। लेकिन ये तो जो है हमने अपने इसमें समझा के रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको कुछ है हमारे पास समझाने के लिए। मान लो कि हमारे पास इस पहले वाले रिंग को ऑर्बिट बोलते हैं या सेल बोलते हैं, आप जो भी आप कह लीजिए। ये है हमारे पास पहला वाला ऑर्बिट, इसमें हमारे पास है 2 है इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हैं कि तीसरा इलेक्ट्रॉन के रखने के लिए जगह ही नहीं है। लेकिन हमको अगर लिथियम एटम एग्जिस्ट है तो इसका मतलब उसका भी कुछ जुगाड़ होना चाहिए। देखते हैं उसके लिए हम जुगाड़ क्या कर सकते हैं। तो एटम क्या कहता है कि आपको क्या करना है कि हम आपके लिए एक नया शेल ही बना देते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर जाइए और यहां पे आप खूब आराम से बैठिए और झूमिए, नाचिए। तीसरा इलेक्ट्रॉन का अरेंज हमने कर दिया है। ठीक है, अब हम जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से चला जाएगा, क्योंकि उसके अपोजिट में एक बैलेंस बनाने के लिए जब चकाई चकवा हाथ पकड़ के से नाचते हैं ना 2 लोग इस तरह से, ठीक है, तो उसका बहुत बढ़िया से बैलेंस बना रहेगा। ओके, तो इस तरीके से हमने तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से अरेंज कर दिए। ठीक है, अरेंजमेंट कर रहा हूं मैं। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इसको बोलते हैं सेल नंबर 1, और इसको बोलते हैं सेल नंबर 2। इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, प्रिंसिपल नंबर 2। जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ता जाता है उस ऑर्बिट में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी ज्यादा होती है। एनर्जी, लेकिन यहां पे हमको एक चीज तो क्लियर हो गया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन से एनर्जी से ज्यादा है। और
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है वो एनर्जी के बढ़ते क्रम में रखते चले जाना है। जो सबसे पहले कम है उसको, फिर उसको, जो उसके बाद उससे बड़ा वाला एनर्जी, फिर उसके बाद उसका, फिर उसका, फिर उसका, इस तरह से आपके सारे एक एक इलेक्ट्रॉन को अरेंज करके लिखते चले जाना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत है एंट्री होती है जैसे पांचवें इलेक्ट्रॉन को, बोरान है शायद, पांचवा इलेक्ट्रॉन जैसे यहां पे आता है और इन दोनों को कहता है आए दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले। गुड़िया मुंह बना रही है, इसका मतलब मेरा गाना अच्छा नहीं है। लेकिन जैसे पांचवा इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है तो ये कहता भैया हमको इसी ऑर्बिट में हमको भी ले लो। ऑर्बिट को सेल भी बोलते हैं बाय द वे। ये दोनों कहते हैं कि भाई हम तुमको नहीं रख पाएंगे और तुम चाहो तो अंदर वाले ऑर्बिट में जाकर रह सकते हो। तो भैया बोलता है कि अंदर वाले ऑर्बिट में तो वैसे भी जगह नहीं है, तुम्हारा ऑर्बिट तो काफी बड़ा है, हम यहाँ पे काफी जगह, हमको रख लो। तो ये इनको होती है थोड़ा सा दिक्कत, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को दिक्कत। उस दिक्कत को समझाने के लिए हम आपको समझाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पहले ऑर्बिट में पाए जाने वाले दो इलेक्ट्रॉन है वो यस ऑर्बिटल में है, और दूसरे ऑर्बिट में पाए जाने वाले जो ये दो इलेक्ट्रॉन है वो भी यस ऑर्बिटल में है। अभी इस पर मैं डिटेल में बात करने वाला हूं, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि यस ऑर्बिटल होता कैसा है। यस ऑर्बिटल आप ऐसे समझ लो कि हमारे पास एक बॉल है। यस ऑर्बिटल हमेशा सॉलिड बॉल की तरह होता है। जैसे इसमें ये बॉल है, ये हॉलो बॉल है, इसके अंदर हवा पड़ा है और कुछ नहीं इसके अंदर। ऐसा नहीं होता यस ऑर्बिटल, ऐसा होता है, ठीक है, सॉलिड बॉल की तरह होता है। क्यों होता है? हमने पिछले वीडियो में हमने बात किया था, इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट होता है वो स्फेरिकल होता है। अब इस तरह से डॉट 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 इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसको 1s ऑर्बिटल बोला जाता है, आपको पता होगा। इस तरह से सॉलिड जैसा नहीं दिख रहा है, उसी प्रकार से जब 2s में एंट्री करेंगे तो 2s भी इस तरह से उसका s ऑर्बिटल भी बनेगा स्फेरिकल। तो आप देख सकते हैं कि इस समय इस एटम का सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। तो पांचवा इलेक्ट्रॉन कहां घुसेड़े? इसमें जगह ही नहीं है। एक ही शर्त पे उसको रखा जा सकता है, क्योंकि इसका जो ऑर्बिट का जो सरकमफेरेंस है थोड़ा सा बड़ा है, तो एडजस्ट किया जा सकता है। कैसे करेगा? ये दोनों कहेंगे ऐसा कर दो, हम तुमको रख तो लेंगे लेकिन एक कंडीशन है, तुमको थोड़ा सा ऐसे करके रहना पड़ेगा। ये कहेगा भैया हमको इसी रिंग में रख लो अपने की, बहुत जगह है। अरे नहीं जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह है। सशक्त रहने का मतलब जो अगला जो इलेक्ट्रॉन आएगा उनके लिए थोड़ा सशक्त रहना पड़ेगा, तो उनको ऐसे बना दिया है, ठीक है, और इधर ये बना दिया है। आप जो पांचवा इलेक्ट्रॉन आएगा वो या तो इधर रहेगा या तो इधर रहेगा। फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन बोलते हैं कितने लोग हो तुम सब? हम सब 6 लोग हैं। 6 लोग? 6 लोग? तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तब तो ऐसा करते हैं कि तुम सबके लिए मैं ऐसा व्यवस्था करूंगा कि तुम सबको थोड़ा सा ऐसे करके रहना पड़ेगा पूरी जिंदगी भर, और उसी को बोलते हैं पी ऑर्बिटल। तो पांचवा इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और छठवां इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, और सातवां इलेक्ट्रॉन के लिए सातवां और आठवां यहां आ जाएगा, नौवां और 10वां, और इसी को बोलते हैं पी ऑर्बिटल। आपने एक चीज देखा होगा कि पी ऑर्बिटल के लिए एक जगह मुहैया कराया गया है कि भैया तुमको इसी में रहना है, इसी एरिया में या इस एरिया में या इस एरिया में कहीं भी रह सकते हो। इसको बोलते हैं पी ऑर्बिटल। एक चीज आपने और ध्यान दिया होगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पहले से बैठे थे उन्होंने कहा कि हमारा रिंग भले भी बड़ा है लेकिन आपको थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, ठीक है। आप ऐसे समझ लो कि जैसे कि मान लो कि हमारे पास ये दूसरा वाला ऑर्बिट है, इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी 2s वाला ऑलरेडी भरा पड़ा हुआ है। जैसे ही पांचवा इलेक्ट्रॉन आएगा उसी ऑर्बिट पे नहीं बैठाएगा, थोड़ा सा ऊपर बैठा देगा। ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ठीक है, और ये आठवां, और ये नौवां, और ये आपका 10वां। थोड़ा सा ऊपर खिसका दिया, और जब से ही थोड़ा सा ऊपर खिसकाएंगे तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियस से जो चीज़ जितना दूर होती जाएगी उनका एनर्जी भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन इस वाले एरिया में पाए जाते हैं उनका इलेक्ट्रॉन 2s के तुलना में भी एनर्जी थोड़ा सा उनका ज़्यादा होता है। आप ऐसे समझ लो कि जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक एनर्जी का प्लाट यहाँ बना देते हैं। अगर हम इसको 1s लिखें, 1s की एनर्जी यहाँ होती है,
2s की एनर्जी यहां पे होगी, ठीक है, और 2p मतलब दूसरा वाला जो p का जो ऑर्बिटल है थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा यहां पे, और इसको हमने 3 लाइन खींच देते हैं क्योंकि इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, pxy pz, वो सब हम बाद में कभी पढ़ेंगे, या पर हमने ऑलरेडी ये वाला वीडियो बना चुका है, वहां जाके देख सकते हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि n इज इक्वल टू 2 में हमेशा 2 ही और सब शेल होते हैं, इसको सब शेल बोलते हैं बाय द वे, यस एंड p। जैसे ही आपको n इज इक्वल टू 3 में जाएंगे, इसमें जो है 3 सब शेल होते हैं, इसको बोलते हैं यस p एंड d। और फिर वही चीज जैसे ही आप तीसरे ऑर्बिट में घुसेंगे, जाहिर बात है उसका एनर्जी भी ज़्यादा होगा, इसको बोलते हैं 3s, और 3p का कितना होगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, वही वाली प्रक्रिया के अनुसार जो मैंने आपको बताया था। जब 3s वाला है तो खूब आराम से चला जाएगा, ठीक है, स्फेरिकल है, खूब बढ़िया आगे पीछे नाचेंगे। 3s वाला भी दिखा देता हूँ आपको। ये 3s नहीं है, मुझे लगता है 5s या 6s या 7s के बराबर होगा, इतना बड़ा रिंग है इसके पास। तो 2s वाले तो आराम से आ जाते हैं, लेकिन जैसे 2p का होगा उनके कहेंगे थोड़ा सा खिसक के ऊपर जाइए, वहां रहिए 2p। अब 3s में जो 3 नंबर ऑर्बिट में d ऑर्बिटल भी है, और d ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होते हैं d सबसेल में, तो इसको थोड़ा सी एनर्जी जैसे इसकी तुलना में थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया 3d। अब उसके बाद होता है n इज इक्वल टू, जब 4 में एंट्री करते हैं, इसमें 4 सबसेल होते हैं s p d f, तो 4s आपका यहां आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और 4p यहां आ जाएगा, 4d 1 2 3 4 5 4d यहां आ जाएगा, और उसके बाद 4f 1 2 3 4 5 6 7 4f यहां पर जाएगा, ऐसे फिर उसके बाद यहां पे 5s यहां पे शुरू होगा, ठीक है। ये हमने एनर्जी का एक हम आपको पैरामीटर बना के दिखा दिया है कि कौन से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होता है, इसी को बढ़ते क्रम में आपको इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत है, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और यहां पे क्लियर कर दूं कि जैसे ही 5वां इलेक्ट्रॉन आया था, मैंने आपको बताया था कि पहले जो इलेक्ट्रॉन पहले से पड़े हुए थे उनको कह रहे थे भैया थोड़ा आपको एडजस्ट करके रहना पड़ेगा, ऐसे करके एक खास एरिया हम देंगे, उस एरिया में आपको रहना पड़ेगा। उसी खास एरिया की वजह से ऐसे इलेक्ट्रॉनों को जो यल का जो वैल्यू होता है डिफरेंट होता है। जो यस के ऑर्बिटल का जो यल वैल्यू होता है, यल क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, इसको ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। इसके लिए आपको ये वाला वीडियो आपको देखना है तो आप वहां से देख के जान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इतना आपको बता रहा हूं कि जो यस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए यल का वैल्यू कुछ और जो पी ऑर्बिटल में पाए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उसका वैल्यू कुछ और। आप देख सकते हैं कि जबकि दोनों का यन जो है सेम है, लेकिन उनका जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है अलग अलग है, सिर्फ इसी एडजस्टमेंट की वजह से। क्योंकि ये जो यल बताता है कि आपको इलेक्ट्रॉन तो रहना तो है, लेकिन मैं डिसाइड करूंगा आपको कहाँ रहना, किधर, आप कौन सा एरिया आपको डिसाइड किया गया है। क्योंकि आप एक खास एरिया में रह सकते हैं, इसलिए इसका वैल्यू जो है यल इज इक्वल टू 1 होता है। उसी प्रकार से जब 3s में जाएंगे, 3s का वैल्यू जो है 0 होगा, यल का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि वो स्फेरिकल होता है, वो कहीं भी रह सकता है, वो पूरा अपने राजा का मालिक है, अपने एरिया का मालिक है, वो कहीं भी रह सकता है। लेकिन जब उसमें पी ऑर्बिटल की जब एंट्री होगी तो उसको कहेगा भैया थोड़ा आपको एडजस्ट होकर रहना पड़ेगा, इसलिए आपको जो है यल इज इक्वल टू 1 में डाल देंगे। उसके बाद जब डी ऑर्बिटल की एंट्री होगी तो उसके लिए आप उनके लिए कुछ खास एरिया ही डबल डेम्बल, अगर आपको पता होगा डबल डेम्बल शेप होता है डी ऑर्बिटल का, तो उनके लिए यल का वैल्यू 2, मतलब इस तरह से एडजस्ट कर दिया जाएगा कि आपको उस 2 डायरेक्शन में आपको दे रहा हूं, वहीं आपको रहना है। इसके अलावा जब एफ ऑर्बिटल आ जाएगा तो उसके लिए यल का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो उनके लिए 3 एरिया आपको, 3 डायरेक्शन आपको डिसाइड करेगा कि उसी डायरेक्शन में आप रह सकते हैं। बेसिकली जो यल का जो वैल्यू होता है आप देख सकते हैं, जबकि इन चारों का n इज इक्वल टू 3 ही है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर हर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग है। दूसरा चीज मैं यहां पर ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे यल का वैल्यू बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनका एनर्जी भी बढ़ता जाता है। कहने का मतलब कि अगर यल का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। यल का वैल्यू 0 किसका होता है, यस ऑर्बिटल का। उससे बड़ा एनर्जी किसका होगा, पी ऑर्बिटल का। उससे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा, डी ऑर्बिटल का। उससे ज़्यादा एनर्जी कितना होगा, एफ ऑर्बिटल का। आपने ये किताबों में बहुत बार पढ़ा होगा कि एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है। अब आपको पता चल गया कि क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको थोड़ा सा खिसक के ऊपर रहना पड़ता है। कंक्लूजन नंबर
3 जो अभी तक हमने सीखा, जो मैं आपको बता रहा हूं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आते हैं। उसको बोलते हैं कि अभी तक जो मैंने आपको बता रहे थे कि जो 2s वाले जो इलेक्ट्रॉन है 2p वाले को आने क्यों नहीं दे रहे थे, उसका एक दूसरा कारण समझिए। ठीक है, उसके लिए मान लो कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास यहाँ पे 1s के 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो इस तरह से क्लाउड बनाए हुए हैं, इसको 1s ऑर्बिटल बोले जाते हैं। उसके बाद है 2s ऑर्बिटल जो कि मैंने वहाँ पे एग्जैक्टली बना रखा है, उसको मैं दोबारा बना रहा हूँ। ठीक है, ये 2s ऑर्बिटल है। अब जैसे p ऑर्बिटल यहाँ पे आता है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के वजह से इन दोनों को रिपेल करते हैं ईच अदर। ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन फिर भी यहीं रहता है क्योंकि इसका जो एक संबंध न्यूक्लियस से भी है, इन दोनों को आपस में अट्रैक्शन भी बना रहता है। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर पाए जाने वाले ये वाले इलेक्ट्रॉन इनको आने नहीं देते हैं और इसी को बोला जाता है शील्डिंग इफेक्ट। आपने नाम तो सुना होगा। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में रहते हैं वो जो है बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा दूर ठेलने के लिए प्रयास करते रहते हैं, इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, अगर एग्जाम में आ गया तो इन केस स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोला जाता है। लेकिन इसका इफेक्ट न्यूक्लियस के पास हमेशा बना रहेगा, आप ध्यान रखिएगा। अब इन इलेक्ट्रॉन की वजह से इस जो p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके वजह से इसका जो न्यूक्लियस का जो इफेक्ट होगा थोड़ा सा कम कर देते हैं और इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कम हो जाता है किसका, जो बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन में होता है। यह सिर्फ यस और p पे ही डिपेंड नहीं करता है। अगर p इलेक्ट्रॉन पहले से पड़ा है, जब d आएगा तो d वाला को p वाला नहीं आने देता है। अब p वाला उसके लिए शील्डिंग इफेक्ट करेगा। उसी तरह से f वाला, तो कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन पहले से पड़े हैं वो बाहरी वाले ऑर्बिटल को आने नहीं देते हैं, इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। और इन्हीं की वजह से जो उनका न्यूक्लियस का जो इफेक्ट होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो दूर दूर होते हैं थोड़ा सा कम हो जाता है, इसको बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कम हो जाना। अब जिसको कम हो जाता है इसी वजह से उन सब में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एनर्जी ज़्यादा होना मतलब अनस्टेबल होना। अगर किचन में आपने कोई सामान रखा, भड़बड़ा के गिर जाएगा, तो मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बहुत ज़्यादा बाहर होते हैं, न्यूक्लियस का कंट्रोल थोड़ा सा कम होता है। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, आपको पता होगा, प्रोटॉन की वजह से कंट्रोल थोड़ा कम होता है, तो वो थोड़ा सा एनर्जी उसमें ज़्यादा होती है, इस वजह से उनकी स्टेबिलिटी भी थोड़ा सा कम होता है। ऐसा आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट में, जो पीरियोडिक टेबल में आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो और या ब्लॉक के एलिमेंट है वो। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहता हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं, आपको पता भी नहीं होगा कि किस चैप्टर से आया है, उसको बोलते हैं पेनेट्रेशन। पेनेट्रेशन क्या होता है? पेनेट्रेशन का मतलब होता है कि अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने ये सब तो कभी एक भी चीज़ पढ़ा ही नहीं। जाहिर सी बात है कि ये सब चीज़ें आपको हर जगह आपको मिल जाएगी, पढ़िए, वो सब बुरा नहीं है। लेकिन मैं आपको ऐसा चीज़ बता रहा हूँ जो आपको कहीं भी, किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हो सकता है कि हायर एजुकेशन में पढ़ाया जाता हो, कोचिंग में शायद नहीं पढ़ाया जाता होगा, इसलिए मैं ये आपको ये सब चीज़ें कवर कर रहा हूँ। एक ही बार मेरा आपको वीडियो देखना है, सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। पेनेट्रेशन क्या होता है? अब आपने देखा होगा जो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो बाद में आया p ऑर्बिटल का, उसका इफेक्ट न्यूक्लियस पे कम है, लेकिन है, ख़त्म नहीं हुआ है। इसके लिए क्या करता है कि अगर हम इसका हम इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनाए, प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ हो सकता है, पहले हम 1s का बना के दिखाते हैं कि 1s, जैसे मान लो कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है जिसको साई स्क्वायर बोलते हैं, है ना। और एग्जाम में अगर आएगा नहीं 4 पाई स्क्वायर साई स्क्वायर ऐसा कुछ बोलते हैं, इसको जो है इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोला जाता है इसको। और ये आपका रेडियस होता है, कुछ इस तरह से ग्राफ एग्जाम में दिए रहते हैं, आपको बताना होता है कौन सा एस ऑर्बिटल कौन सा पी ऑर्बिटल है। तो एस ऑर्बिटल को अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होता है, मतलब जो 1s है वो इस तरह से पूरा भरा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। जो 2s का जो इलेक्ट्रॉन होता है, 1s की वजह से 2s के लिए शील्डिंग का इफेक्ट काम करता है, इसलिए जो है अपने एरिया में घुसने नहीं देता है। लेकिन न्यूक्लियस है, बिना न्यूक्लियस के तो उसका एग्जिस्टमेंट ही नहीं, तो थोड़ा बहुत तो रहेगा, तो थोड़ा सा रहेगा, तो इतना रहेगा मान लो, और यहाँ से कह के अब बड़ा सा, अब ये वाला आपका 2s हो जाएगा। तो 2s थोड़ा सा दूर रहेगा, लेकिन उसकी पूंछ जो है
अंदर रहती है। इसको जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे एक मीम याद आता है कि एक बंदा होता है, मंदिर जाता है दर्शन करने, ऐसे हाथ जोड़ के बैठता है और उसका पैर जो है मंदिर के बाहर उसके चप्पल के ऊपर पड़ा रहता है इस तरह से, ताकि उसका चप्पल कोई ले ना जाए। तो आप ऐसे ही समझ लो कि उसका एक टांग है न्यूक्लियस के आसपास वहाँ बढ़ा के रखा, क्योंकि न्यूक्लियस ही तो कंट्रोल करेगा सारे इलेक्ट्रॉनों को ना। तो इसकी पूंछ जो है छोटी हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप 3s की एंट्री करेंगे, जाहिर सी बात है 3s और बड़ा ऑर्बिटल है, लेकिन उसका न्यूक्लियस शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस के पास उनके इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना तो बड़ा कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी तो रहेगा ही ना, इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला थोड़ी जाएगा। तो हम 3s का भी बनाते हैं, 3s का थोड़ा सा छोटा बनेगा, वो दूसरा कलर यूज़ करते हैं। 2s इलेक्ट्रॉन 3s इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग इफेक्ट का काम करते हैं, उनको रिपेल करके भगाते रहते हैं, इसलिए इनका पीक यहाँ पे छोटा सा ही बनाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे जिनको जगह मिलेगा ये 3s वाले यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। ये वाला ग्राफ आप बहुत अच्छे से याद रख करके रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार आता है, इस तरह से बना के दे दिया जाएगा, पूछेगा कि कौन सा s है, कौन सा 2s है, कौन सा 3s है करके। किताबों में आपको जो है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। और मैं जानकारी के लिए बता दूं, इसी तरह से आपको 2p का बनाना है, 3p का बनाना है, तो मुझे लगता है कि नीट में तो नहीं आएगा, लेकिन एडवांस जेई वालों को आ सकता है। अब सवाल उठता है, ये सब हम कहानी बता ही क्यों रहे हैं? सिर्फ एक चीज़ के लिए, एनर्जी एनर्जी एनर्जी। एडिटर कट। पेनिट्रेशन का कंक्लूजन तो हमको आपको बताना ही भूल गया। पेनिट्रेशन हमको ये बताता है कि जिस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का पेनिट्रेशन कम होता है उसका एनर्जी ज़्यादा होता है। तो इस एग्जांपल में मैंने आपको बताया जो 3s का पेनिट्रेशन है कम है, तो इसका मतलब 3s का एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके बाद 2s का है जो उसका पेनिट्रेशन 1s की तुलना में थोड़ा सा कम है, तो इसलिए 2s का एनर्जी 1s की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा है, एंड सो ऑन। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, दिल नजर दोनों घायल हुए, तीर निशाने से पार हो गया। तुम रिकॉर्ड कर रही थी क्या? एडिटर भैया काट देना इसको। अभी तक हमने जितने भी कहानी सुनी उस कहानी के आधार पे इलेक्ट्रॉन आइटम कुछ एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का प्रयास करते हैं। वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक सही वर्ड नहीं है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, नॉट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने बचपन में यही पढ़ा, किताबों में भी यही लिखा है, इसलिए जबान पे चढ़ा हुआ है, लेकिन साइंटिफिक जो सही टर्म है वो है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। हम एक आइटम बनाते हैं, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन है 2n² के अनुसार, ठीक है। अब इसको हम जब भी लिखा जाएगा तो पहले हम लोअर एनर्जी के बारे में लिखा जाएगा, उसके बाद हायर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को लिखा जाएगा, और इसको बोलते हैं आप बाउ प्रिंसिपल, जो कि अभी हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। अभी आप संभल के रखिएगा, अभी मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले नीचे वाले को लिखा जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो सबसे पहले संख्या लिखा जाएगा 1, तो इससे पता चलेगा कि कौन से ऑर्बिट की बात हो रही है और कौन से ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन, यस ऑर्बिटल में है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा कामा देते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जितने भी थे यहाँ पे काउंट हो चुके हैं। अब बारी आती है दूसरे वाले की, यहाँ पे लिखेंगे 2 और 2 के लिखेंगे 2s2, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 2 ही इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो एस ऑर्बिटल में रहते हैं, बाकी के जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो जो है 2p में चले गए, ठीक है। अब सवाल उठता है, अभी तो हमने इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के बढ़ते क्रम में यहाँ पे लिख दिया यहाँ तक, ठीक है। अब सवाल उठता है, थ्योरेटिकली तो हमको पता है कि यस में 2 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और डी में जो है मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हमको पता कैसे चला? अब सवाल उठता है कि हम ये कैसे जाने कि कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अच्छे से लिख पाएंगे ना। भरते समय यहाँ पे 4 लिखे कि 5 लिखे, आपको तो पता है पी ऑर्बिटल में 6 होता है, लेकिन आप क्यों 6 होता है ये आपको नहीं पता होगा। कौन सी विधि द्वारा ये मेजर किया गया वो मैं आपको विधि बताने जा रहा हूं। आगे विधि बताने के लिए मैं आपको 2 एग्जांपल लेता हूं पोटेशियम के बारे में। पोटेशियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 19, 2 8 9, है ना, 19। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसका लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा? 1s2 इसका, 2s2 एंड 2p6, ठीक है। उसके बाद तीसरे वाले में आ गया 3s2 और 3p6, कितना बचा? 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, एक बचा इलेक्ट्रॉन, उसके बचेगा 3d,
1, एक इलेक्ट्रॉन बचा। चूंकि n = 3 में s p d 3 होते हैं, इसलिए हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन d वाले में डाल दिया है। ठीक है, आइए हम जानते हैं कि कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जिस विधि द्वारा मेजर किया जाता है उसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन शॉर्ट इसको PES बोला जाता है। जी हाँ, मैं आपको वो सब चीज़ें कवर कर रहा हूँ जो आपके स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता या फिर हायर स्कूल में पढ़ाया जाता होगा, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न बहुत आते हैं। आपको पता ही नहीं होता है कि कौन से चैप्टर से आया है। वो चैप्टर यही है। स्वागत है आपका लैब एट होम में। मुझे पता है वो सब चीज़ें मैं जानबूझ के टच कर रहा हूँ ताकि कल के आपको ये न कहें कि मुझे इसके बारे में तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, खासतौर पे हायर एजुकेशन में। क्या है फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी? ठीक है, इसको समझने के लिए हमने एक, मान लो कि यहाँ पे हमने पोटेशियम ले रखा है। पोटेशियम एक हमने प्लेट लिया है, इसमें ढेर सारे पोटेशियम प्योर भर दिया है। चलो हम यहाँ पे मैग्नीशियम ले लेते हैं। मैग्नीशियम में कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे D2 हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम मान लो हमने यहाँ पे मैग्नीशियम ले लिया और इस पर हम डालते हैं फोटो। फोटो का मतलब होता है एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है एक्सरे। फोटो का मतलब यहाँ एनर्जी लाइट से नहीं बल्कि फोटोन से है, बाय द वे, याद रखिएगा। फोटोन डालते हैं एक्सरे के रूप में। जब यहाँ पे डालेंगे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मान लो कि ये मैग्नीशियम की हम बात कर रहे हैं, तब ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे। इसको निकालेगा बाहर, इसको निकालेगा बाहर, इसको निकालेगा बाहर। ठीक है, बहुत तेज़ी से यहाँ से बाहर निकलेगा। जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे एक मेजरमेंट रखा है कि इलेक्ट्रॉन कितना दूर जाके गिरता है। ठीक है, यहाँ से निकलेगा तो कुछ जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके गिरेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ के गिरेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ के गिरेंगे। ऐसा क्यों? आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन बाहरी ऑर्बिट में है उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है और उनके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है बहुत कम है। बाइंडिंग एनर्जी मतलब वो वाली एनर्जी जितनी एनर्जी से वो बंधे हुए हैं, या फिर वो एनर्जी दे दो जिसकी वजह से उनका बंधन टूट जाए, उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो जो ये 10 इलेक्ट्रॉन है बहुत जल्दी निकल जाएंगे बाहर, उसके बाद निकल के फेंका जाएंगे बहुत दूर, यहाँ तक आ जाएंगे। लेकिन जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है वो भी बाहर फेंका जाएंगे, लेकिन इन सब इलेक्ट्रॉनों से पहले गिरेंगे यहाँ पे बाहर आके। जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है इनका जो है टोटल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है, न्यूक्लियस से बहुत तेज़ी से इनका बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो इनको तोड़ने के लिए एनर्जी हम सेम अमाउंट में दे रहे हैं सभी को, लेकिन जब ये बाहर निकलेंगे तो थोड़ा नज़दीक आके गिरेंगे क्योंकि इनको तोड़ने में जितना एनर्जी खर्च हो गई। ओके, आपने हमने 3 तो लाइन तो बना दिए उसके बाइंडिंग एनर्जी के आधार पे, लेकिन आपको ये भी समझना है अगर हम ऑर्बिट नंबर 3 की बात करें उसमें इलेक्ट्रॉन 3 जगह हैं। 2 इलेक्ट्रॉन S में है, 6 इलेक्ट्रॉन P में है और 1 इलेक्ट्रॉन D में है। और आपको पता है कि जो सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी है D का है, और उसके बाद P का है, उसके बाद S का है। तो इसका मतलब जो गिरेगा यहाँ पे, तो ये वाला n = 3 वाला गिरेगा तो यही, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे 3 S वाला इधर, P वाला इधर, D वाला यहाँ गिरेगा। उसी तरीके से 3S n = 2 वाला S वाला यहाँ गिरेगा और P वाला यहाँ गिरेगा, और उसी तरह से 2S वाला यहाँ गिरेगा। और उससे मैं जानकारी बता दूँ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ये, और यहाँ पे कुछ लेप लगाया हुआ है फ्लोरोसेंस, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन गिरेगा वो चमकेगा। तो जितना ज़्यादा चमकेगा वहाँ पे उतना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी वो बताएगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। अब मैं इसको ग्राफ में स्पेक्ट्रोस्कोपी में है तो इसका स्पेक्ट्रा बना के दिखाते हैं, इसका बनता कैसे उसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कि मान लो कि हमारे पास हम एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं, जो ये वाला जितना दूरी पे गए, ये वाला दूरी है और ये है इसका बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है कि जितना अगर इस आइटम में जो भी इलेक्ट्रॉन दिया गया, सभी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबको बराबर एनर्जी दिया गया है, इसको बोलते हैं टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी वो होगा बराबर बाइंडिंग एनर्जी, मतलब होगा कि इसकी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी खर्च हो गया वो, प्लस इलेक्ट्रॉन फेंका जाएगा बहुत दूर, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जाहिर सी बात है जिसका बाइंडिंग एनर्जी कम है बहुत दूर फेंका जाएगा, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये है बाइंडिंग एनर्जी इधर होगा, बाइंडिंग एनर्जी ये होगा, ये होगा आपका इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब अभी हम आगे बताएंगे इंटेंसिटी क्या होती है। हम लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, D वाला जो सबसे दूर फेंका गया है। ठीक है, यहाँ पे आके गिरा, यहाँ पे हम इधर मार्क कर देते हैं
इंटेंसिटी के लिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ये जो है इसकी इंटेंसिटी इसके बराबर रहेगी, तो जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है। पहला वाला जो स्पेक्ट्रा बनेगा यहाँ पे बनेगा इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद 3p6 वाला यहाँ पे बनेगा 1 2 3 4 5 6 इसके बराबर, 1 2 3 4 5 6 यहाँ के बराबर, ठीक है। उसके बाद 3s वाला यहाँ पे बनेगा, फेंका के गया है इतना दूर, ठीक है। उसके बाद 2p6 वाला यहाँ बनेगा, 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो यहाँ पे गिरेगा तो उतना ज़्यादा चमकेगा, जितना ज़्यादा चमकेगा उसी को इंटेंसिटी बोलते हैं। इसी के आधार पे हम जान सकते हैं इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। अभी हम आपको बताने वाले हैं। ये आपका 2s हो गया, 2s 2p, ये हो गया 3s 3p, और ये आपका 3d, ठीक है। अब आप बात करते हैं 1s की, 1s2। तो इसको हम थोड़ा सा लंबा बना देते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन इसके बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे इतना बड़ा ये 1s है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको छोटा कर देते हैं, इसको बोलते हैं 1s, ठीक है। अब इसका एनर्जी लेवल अगर हम नापेंगे तो मैं एग्जैक्ट एनर्जी भी लिख देता हूँ कि इसको बाइंडिंग एनर्जी कितना कितना लिखा गया है। क्या पता एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, इसको जो है इसकी बाइंडिंग एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और उसके बाद यहाँ पे आ गया इसका जो है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका शायद जो है 44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका जो है 350 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका है 450 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसका जो है 4000 के आसपास इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आप एक देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जितना अंदर रहता है उसको बाहर निकालने के लिए इतना ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, इसका मतलब इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम देखो समझाना क्या चाह रहे हैं उसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। दो चीज़ें समझाना चाह रहे हैं कि जो 1s है या 2s है, इंटेंसिटी के आधार पे हम जान सकते हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इंटेंसिटी ही बताता है कि किसी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कि चूंकि हमने यहाँ पे पैरामीटर ये बना रखा है, एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इंटेंसिटी इतना आती है, तो 2 डालेंगे तो इतना आएगी। तो इसी आधार पे हम जान सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है। जैसे आप 2s जाएंगे, 2s में आप देखेंगे कि जो बाइंडिंग एनर्जी है उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉनों की बाइंडिंग एनर्जी है सेम है, और इसकी जो है इंटेंसिटी जो है इसके बराबर है। तो इसलिए हमें पता चल गया कि 2s में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। उसी प्रकार से जब 2p में जाएंगे, इसमें देखेंगे इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? लगभग 6 के बराबर, ठीक है। इसी से हमको पता चलता है कि 2p ऑर्बिटल में या किसी भी p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरह से 3s का आप देख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, उसको भी आप बहुत ध्यान से समझिएगा। इसकी बात करते हैं 3d। जो 3d इलेक्ट्रॉन है उसका जो एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी है 2p के आसपास ही आना चाहिए, इधर कहीं तो छोटा सा आना चाहिए, छोटा सा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि 3s 3p उसके बाद 3d यहाँ पे आ गया, 4s बाद में आया है, ठीक है। तो 3d और 3p और 3d में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो इसकी एनर्जी जो है बहुत पास में आना चाहिए, लेकिन बहुत दूर आया है, ठीक है। ये जो गैप है, गैप, इसी गैप में थोड़ा सा झोला है। तो गैप से ये पता चलता है कि वो वाला जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो 3d में नहीं है, वो ऑर्बिट नंबर 4 में चला गया है। समझ रहे मेरी बात? तो ऐसा हमको क्यों पता चला? क्योंकि इसका जो गैप है बहुत ज़्यादा है, जो मतलब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इतना इजीली निकल गया है। अगर इसके पास होता तो कम से कम तीसरा जो स्पेक्ट्रा बनता है यहाँ कहीं बनता। तो इससे ये पता चलता है जो पोटेशियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं तो 2 के बराबर होगा। जो हम मैग्नीशियम जो या पोटेशियम या मैग्नीशियम के जो लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन है वो डी में नहीं बल्कि चौथे वाले ऑर्बिट में है। तो चौथे वाले ऑर्बिट में जाएंगे तो सबसे पहले एस ऑर्बिटल आएगा, तो इसको बोलेंगे 4s। समझ रहे मेरी बात? इसीलिए अब हम इसको रिवाइज करते हैं। जो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, अब इसको 3d1 में नहीं आएगा, अभी ये जो है 4s1 में रहेगा, ठीक है। उसी तरह से जब आप मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कि 3s2 3p6 लिखेंगे, उसके हिसाब से 3d आना चाहिए, उसको चूंकि d ऑर्बिटल है लेकिन उसमें नहीं जाएगा, वो 4s2 में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 4s का जो ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो जो है 3d की एनर्जी से कम है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो 3d है, अब इसको हम खिसका करके थोड़ा सा नीचे कर देंगे, इसको लिखेंगे 4s। अब 4s का जो एनर्जी का लेवल देखेंगे, थोड़ा सा हम
3D के नीचे कर देंगे। अब जब हम इलेक्ट्रॉन की कभी भी भर्ती करेंगे तो इस ऑर्डर में करेंगे। पहले हम जब 4s को भर लेंगे तभी हम 3D में जाएंगे। ये सब क्यों, कैसे पता चला? मेथड के द्वारा, जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी मैंने आपको बताया कि फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से हमने मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला। उसी प्रकार से वही मेजरमेंट यूज करके पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला गया। वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पूरा समायोजन करके बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये जो कि आप अपने कई बार अपने टेक्स्ट बुक्स में देख भी चुके होंगे। 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f मत लिखिएगा, 7s 7p 7d 8s यहाँ तक लिखिएगा, आगे मत लिखिएगा क्योंकि उसके अभी तक पीरियोडिक टेबल में उतना एलिमेंट ही नहीं है कि उसको भर पाएं, इसलिए आपको करने की जरूरत नहीं है। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट जो बनाया गया उस इंस्ट्रूमेंट के आधार पे एनर्जी के बढ़ते क्रम में ये से बनाया गया कि सबसे पहले आपको इसको लिखना है, फिर 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 ऐसे ऐसे। आपने जो है अपने टेक्स्ट बुक में ये सब चीज़ें आपने देखा होगा इमेज को। अब आपको समझ में आया कि ये जो इमेज है बेसिकली आया कहाँ से है, और इसी को बोला जाता है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। अभी मैं बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के 4-5 रूल्स हैं, उसमें से एक है ऑफ बाउ प्रिंसिपल, और वो जो इसके आधार पे एनर्जी के बढ़ते क्रम में अरेंज कर देना है, बस इनका यही फार्मूला है। ऑफ बाउ जब मैं पढ़ाई करता था मुझे लगता था कि ऑफ बाउ एक साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन बाद में पता चला कि साइंटिस्ट का नाम नहीं, इसका मतलब ये एक जर्मन लैंग्वेज वर्ड है जिसका मतलब होता है टू बिल्ड, मतलब आपको बिल्ड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने के लिए। ऑफ बाउ प्रिंसिपल के आधार पे हम कुछ आइटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते नहीं बताते हैं इस पीरियोडिक टेबल के आधार पे। आप जानते हैं कि जो s ऑर्बिटल है इसका मतलब होता है इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके s ऑर्बिटल में है। जो p ऑर्बिटल का मतलब होता है उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसके p ऑर्बिटल पे गिरेगा। उसका जो d ऑर्बिटल है उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो d ऑर्बिटल में जाके गिरेगा। उसी तरह से f ऑर्बिटल का है। हम आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के 3 तरीके होते हैं। वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला तरीका है एनर्जी ऑर्बिटल मेथड, जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं 1s2 2s2, इसी आधार पर लिखते चले, इसको बोलते हैं एनर्जी ऑर्बिटल मेथड। जो दूसरा जो मेथड है उसको बोलते हैं आइडियल गैस नोटेशन। आइडियल गैस नोटेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि हमने जो है हाइड्रोजन को हम लिखते हैं 1s1, हीलियम को लिखेंगे 1s2, और उसके बाद लिथियम जब आएगा तो इसको हम लिखेंगे 1s2 2s1। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? चूंकि हीलियम उसके पहले आ चुका है तो इसको हम हीलियम लिख करके इसको बड़े ब्रैकेट में बंद करके 2s1 लिख सकते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम आपको सोडियम का लिखना है तो सोडियम के जो पहले जो नोबेल गैस आया है वो नियान, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे नियान और यहाँ पे लिखेंगे 3s1। तो हमने ऐसा इस तरह से लिखा जाता है कि अगर आपके पास पेन में स्याही कम हो तो इस वाले तरीके से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जा सकता है। अगर आपके पास पेपर में जगह बचाना उसके लिए किया जाता है, अदरवाइज कोई इसका वो ज़्यादा वो नहीं है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप इस तरीके से लिखें। वो मैं आपको सिर्फ इसलिए बता दे रहा हूँ, अगर आपको बुक में इस तरह से लिखा हुआ दिख गया तो आपको उस तरह से एक्सपेंड करके समझ लेना है। ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि अगर जब आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का लिखते हैं तो आप बार बार जब लिखते हो तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, याद करने में हम आपके लिए सहायता होता है। जो तीसरा है वो जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल बॉक्स मेथड। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि इस वाले मेथड से आप जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन का बहुत कुछ जान सकते हैं। पहले हम 1-2 उदाहरण लिख करके बताते हैं। मान लो आपको कार्बन का लिखना है, कार्बन 8, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p4, ठीक है। और अगर आपको बॉक्स फॉर्मेट में लिखना है तो इसको ऐसे लिखेंगे। पहले हम बॉक्स बना लेंगे, अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन को लिखने के लिए चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। इसमें 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ डालेंगे, इसमें 4 है तो 1 2 3 और 4।
तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा बॉक्स ऑर्बिटल मेथड है, इसको पढ़ने के लिए आपके देखो 1000 फायदे हैं। आप ध्यान से समझिएगा इसके आप क्या क्या आप जान सकते हैं। सबसे पहले आप जान सकते हैं इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आपसे पूछ लिया कि 5वां इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर बताइए, तो आप इसको देख के जान सकते हैं। अगर आपको पूछे कि इसमें कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा आपको मैग्नेटिज्म भी बता सकते हैं। मैग्नेटिज्म क्या होता है कि जिस भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है, मतलब दो दो नहीं है, उसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, और जब अनपेयर्ड होता है तो इसको पैरामैग्नेटिक बोला जाता है। पैरामैग्नेटिक। और जो पेयर्ड में होते हैं, जैसे मान लो अगर इस सिचुएशन में हो अगर कोई एटम, जैसे मान लो ये शायद हीलियम, जैसे मान लो अगर हम हीलियम का लिखें, हीलियम में 2 होता है हीलियम, तो उसको इसको ऐसे और ऐसे हो जाएगा, तो इसमें देखेंगे हीलियम के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में है, तो इसको बोलेंगे डायामैग्नेटिक। इसका मतलब हुआ कि जो ये एटम होते हैं एक तरह से चुंबक की तरह काम करते हैं, बस यही आप ऐसे समझ लीजिए। पैरामैग्नेटिक आप ऐसे समझ सकते हो कि याद करने के लिए कि जैसे जो पैरा ओलंपिक होता है, तो उसमें जो है 2 हाथ तो सभी के होते हैं, लेकिन उसमें हो सकता है एक ही हाथ हो। 2 पैर जनरली सभी के पास होते हैं, पेयर पेयर में हो सकता है उनके पास एक ही लेग हो। 2 आंख सबके पास होती है, हो सकता है उसमें एक ही हो। तो अगर पेयर में नहीं है, इसलिए उनको पैरामैग्नेटिक चीज़ें बोला जाता है। बेसिकली अगर आप ऐसे एटम को किसी चुंबक के पास रखेंगे, चुंबक की तरफ खींच जाएंगे, बस यही अंतर है। तो अब से जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, साथ साथ में अब डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक भी साथ साथ में पढ़ते चले जाएंगे। तो ये आपका जो बॉक्स मेथड है, इससे आप एक चीज़ और जान सकते हैं, उसको बोला जाता है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर का मतलब होता है कि कौन से एटम में कितने अनपेयर्ड हैं, पेयर्ड हैं, ये सब चीज़ें आप जान सकते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर खास तौर पे आपको बता रहा हूं। यहीं से शुरू होता है एक नया रूल जो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, इसको बोलते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या होता है कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉनों का क्वांटम नंबर एक जैसा नहीं हो सकता है। इसीलिए अगर एक का अप डायरेक्शन में रहेगा, एक का डाउन डायरेक्शन में स्पिन करता रहेगा। तो जो बॉक्स मेथड से लिखेंगे तभी आप लिख सकते हैं कि एक अप एक एंड डाउन। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर सकता हूं कि जैसे मान लो कि ये अगर कार्बन का अगर इस तरह से लिखा हुआ है, क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? मैंने पहले को प्लस में लिखा था, दूसरे को माइनस में, तीसरे को माइनस में, इसको प्लस में। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? पहले को माइनस फिर प्लस, इस तरह से लिख सकते हैं? उसका उत्तर है हाँ, आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि हमको ये नहीं पता रहता कि जो 2s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, कौन पहला है कौन दूसरा, हमें नहीं पता है। लेकिन इतना हमको जरूर पता है कि वो अपोजिट दिशा में स्पिन करते रहते हैं। लेकिन टेक्स्ट बुक में ज़्यादातर हमेशा पहले प्लस लिखा जाता है, तो आप भी हमेशा पहले प्लस ही लिखिएगा। ठीक है, ताकि आपको कंसिस्टेंसी एक जैसा बना रहे। अगर आपने किसी एग्जाम में पूछ लिया कि जो है 5वां इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, तो मेक श्योर आप इसको कार्बन का लास्ट इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा +½ ही लिखें। ठीक है, और उसी तरीके से अगर आपके पास p ऑर्बिटल में लिखा जा रहा है, तो p ऑर्बिटल में अगर आप इलेक्ट्रॉन की भर्ती कर रहे हैं, तो आप चाहो तो तीनों को चाहो ऐसे लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो तीनों को चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन चूंकि टेक्स्ट बुक में हमारे ज़्यादातर इस तरीके से समझाया जाता है, प्लस प्लस पहले लिखिए, तो इसलिए जो है आपको वही फॉलो करना है जो किताबों में लिखा जाता है। लेकिन एक्चुअली में हमको नहीं पता है कि किस डायरेक्शन, नीचे वाले में है या ऊपर वाले में, हमको लेकिन इतना पता है कि एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बताते हैं आपको तीसरा रूल नंबर 3, इसको बोलते हैं हुंड रूल। हुंड रूल क्या कहता है? वह कहता है कि जैसे कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ये एक प्रकार का एलिमेंट किंगडम सिस्टम है। इस किंगडम में ढेर सारे परिवार हैं, हर आइटम एक परिवार है, और हर आइटम में ढेर सारे परिवार के मेंबर्स हैं, और उन मेंबर्स को इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। हर आइटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसमें किसी की शादी हुई है, किसी की शादी नहीं हुई है। हमको हुंड रूल बताएगा कि किस आइटम में जितने भी परिवार के सदस्य हैं इलेक्ट्रॉन रूपी, उसमें किसकी शादी हुई है, किसकी शादी नहीं हुई है। इस चीज़ को समझने के लिए हमको पहले बारात लेके जाके शादी करवाना पड़ेगा। सबकी बारातें आई। सिंपल उदाहरण से समझते हैं, कार्बन का ही उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मान लो कि हमें को बॉक्स रूप में लिखना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ठीक है, मान लो कि हमको 2s2 हमने लिखा कि एक अप एंड डाउन, ये दोनों तो बहुत आसान है। इसमें बचा 4 इलेक्ट्रॉन। 4 को हम देखो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और इसको हम, लेकिन हुंड भैया कहते हैं कि
जब भी आप कभी सामूहिक विवाह में जाएं, आपने कहीं सामूहिक विवाह होता है, आपने देखा होगा कि उसमें सबसे पहले लड़का जाता है। अगर मान लो 10 लोगों की शादी हो रही है या 20 लोगों की शादी हो रही है, 6 लोगों की शादी हो रही है, 3 लोगों की शादी हो रही है, तो उस मंडप में सबसे पहले लड़का जाके बैठेगा। पहले वाले मंडप में पहला लड़का, दूसरे वाले मंडप में पहला लड़का, तीसरे वाले मंडप में तीसरा लड़का जाके बैठेगा, दूल्हा जाके बैठेगा, उसके बाद लेडी आएगी बाद में। इसीलिए हुंड कहते हैं कि पहले लड़का बैठेगा। लड़का मतलब कि उनका जो डायरेक्शन है, एक ही दिशा वाले पहले बैठेंगे। उसके बाद दूसरे राउंड में अगर वो ऑर्बिटल भर गया और इलेक्ट्रॉन की संख्या अभी भी पूरा नहीं हुआ है, तो चौथा जो दुल्हन आएगी उसमें पहले वाले ऑर्बिटल में जाके बैठेगी। इसका मतलब हुआ, अब आपको क्लियर हो गया होगा हुंड रूल। एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया, थोड़ा साइड में बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि अब पी ऑर्बिटल जब आप लिखते हैं, इसमें अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों एक ही दिशा में क्यों होते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हाँ हुंड ने बता दिया कि पहले जो है दुल्हा जाके बैठेगा, एक 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 दुल्हन बाद में आएगी। इसका लेकिन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है? साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है, अगर आप ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, 1s ऑर्बिटल है, उसके बाद 2s ऑर्बिटल है, उसके बाद p ऑर्बिटल आता है, जो मैं आपको लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। चलो ये बना दे रहा हूँ, 1s है, ये आपका 2s है, ठीक है। अब आज जब p ऑर्बिटल आएगा तो अगर हम एक, ठीक है, और ये, ठीक है, अगर तीनों में हम प्लस वाला डाल देंगे कि +1 +1 +1 तीनों में डाल देंगे, तो क्या होगा कि एक ही प्रकार का जब स्पिन रहेगा तो ये वाला ऑर्बिटल इस वाले ऑर्बिटल को रिपेल करेगा, दूर दूर भगाएगा। दूर दूर भागने से क्या होगा कि ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं दूर दूर भागेंगे तो अच्छे से फैल जाएंगे, अच्छे से फैल जाएंगे तो उसका सिमेट्री बहुत अच्छे से बनेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर एक का मान लो कि 2 का प्लस हो, 1 का माइनस हो, तो क्या होगा कि जैसे कि मान लो ऐसे है तो दूसरा वाला भी यहीं बन जाएगा, तीसरा वाला भी यहीं बन जाएगा, आपस में चिपक जाएंगे। तो चिपकेगा तो उसका जो डायमेंशन है सिकुड़ जाएगा। इसीलिए जो पहले अनपेयर्ड हैं, जो जिसका स्पिन सेम है, ऑर्बिटल में पहले एक एक करके पहले भरेंगे, उसके बाद जो है WI बाद में भरेंगे। अब ऐसा इसलिए हो जाता है कि जब ये एक्सपेंड करके चारों तरफ से फैलाएंगे तो इसका जो है स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये मैं थोड़ा सा आपको भूल गया था बताना, अभी आपको बता रहा हूँ। अगला रूल क्या है, हुंड रूल से ही संबंधित है। इसको बोलते हैं रूल नंबर 4, इसको बोलते हैं हाफ फील्ड और फुल फील्ड। ऐसे ऑर्बिटल जो हाफ फील्ड होते हैं या पहले से पूरा भरे रहते हैं, वो एटम उतना ही स्टेबल होता है। अभी हम आपको सामूहिक विवाह के बारे में बता रहे थे। सामूहिक विवाह में हम आपको फिर से लेके चलते हैं। हर वो विवाहिक है जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। उसमें एक चाचा हैं, उनका नाम है क्रोमियम चाचा, चाचा क्रोमियम। इनके पास है 24 इलेक्ट्रॉन। आइए 24 को हम लिखते हैं। चाचा क्रोमियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 3d 4s2 कितना बचा, 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 बचा 4। ये 4 जो है d ऑर्बिटल में चला गया, ठीक है। अब इसका हम बॉक्स फॉर्मेट बनाते हैं, सिर्फ लास्ट का ही बनाते हैं, 4s का, ठीक है। ये आपका 4s2 और ये आपका 3d। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस इनकी शादी हो गई है, बचा 4, 1 2 3 4, एक ऑर्बिटल और रहेगा इसमें, ठीक है। तो ये चाचा को आ जाता है गुस्सा। गुस्सा कहते हैं कि मंडप में 4 लोग बैठे हुए हैं और एक दुल्हा कहाँ गया। दुल्हा पता लगा कि अपने पहली वाली जो यक्स गर्लफ्रेंड है वो भी बारात में आई है, उसके साथ मटर गश्ती कर रहा है इधर, ठीक है। तो चाचा जी गुस्सा जाते हैं, उनके पकड़ के लेके आते हैं, इनको उठा के ले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब वहाँ लेके जाएंगे तो अब जो है क्या होगा कि मंडप में सब कुछ बढ़िया से सेट हो जाएगा। दूल्हा जो है रेडी, यहाँ पे सिंगल 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 सिंगल, नोबडी रेडी टू मिंगल विद देम, ठीक है। इसको बोलते हैं हाफ फील्ड। अब इसको भी बोलेंगे हाफ फील्ड, अभी पूरा भरा नहीं, इनकी शादी नहीं हुई, जोड़ी नहीं बनी हुई है। हमने आपको पहले बताया था कि जो भी हाफ फील्ड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं ऐसे एटम। तो कहने का मतलब जो क्रोमियम चाचा होते हैं, आप बाउ प्रिंसिपल के अनुसार तो ये होना चाहिए 4s2 और 3d4, लेकिन चूंकि थोड़ा सा एक्सेप्शन होने की वजह से हाफ फील्ड को ज़्यादा वरीयता दिया जाता है कि दुल्हा जो है पहले आएगा, उसके वजह से यहाँ से दुल्हा गलत जगह बैठा था, उठा के यहाँ पे बैठा देते हैं।
अब ये यहाँ पे हो जाएगा 4s1 एंड 3d 5 हो जाएगा। चाचा के पास है मौसी, मौसी का नाम है MO। मौसी 420 में हम 0 नहीं लिखेंगे, और मौसी का है कितना 42। अब 42 को क्या बोला जाता है, मोलबिडिनम जो भी बोला जाता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो देखो कैसा आएगा। चलो मैं 60 में लिख देता हूं। इसका आएगा 5s2 4d5। यहाँ ब्रैकेट में हमने आपको एनोटेशन वाला बताया था, गैस वाला, तो हम उसको लिखा यहाँ पे लिख देते हैं क्रोमियम। ये देखिए मोलबिडिनम कहाँ पे है, ये देखिए चाचा हैं, क्रोमियम चाचा यहाँ पे, उनके जस्ट नीचे उनकी मौसी है, ठीक है, बारात में आई हुई हैं, और उनके पहले जो है यहाँ पे है क्रोमियम, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्रिप्टान तो इसलिए हमने यहाँ पे क्रिप्टान लिख दिया है। तो बाउ रूल के अनुसार यस ऑर्बिटल पहले भरेगा, क्योंकि 5s ऑर्बिटल आएगा, उसके बाद 4d आएगा, पूरा भरेगा तभी 5d में जाएगा। लेकिन नया रूल अभी अप्लाई हुआ है, इसको बोलते हैं हाफ फील्ड वर्सेस फुल फील्ड। अब जो है यहाँ पे एक ही रहेगा, एक 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 एक, पहले तो ऐसे था, ठीक है। अब जो है मौसी का जो है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल करके यहाँ डाल देंगे, अब ये हो जाएगा आपका हाफ फील्ड। अभी हम आपको बारात में लेके गए थे, दूल्हा दुल्हन जहाँ पे सामूहिक विवाह हो रहा था। दुल्हन से याद आया, दुल्हन तो थी ही नहीं, सब बेचारे वहाँ सिंगल बेचारे पड़े हैं। इसका मतलब वो पैरामैग्नेटिक है, जब तक उनकी शादी नहीं होगी तब तक वो पैरामैग्नेटिक ही रहेंगे। अब सवाल उठता है कि दुल्हन कहाँ है। दुल्हन सबकी बारातें आई, डोली लेके आना, दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना। हम दुल्हन की बात करते हैं। दुल्हन देखो आई क्यों नहीं, गुड़िया कह रही है कि दुल्हा तड़प रहे थे, दुल्हन नहीं तड़प रही थी। हम बात करते हैं कि दुल्हन से क्या लेना देना है। दुल्हन क्यों लेट में आई, क्योंकि उनके पास है सोना के आभूषण पहनने में देर हो गई, चांदी दी, ठीक है, सिल्वर, और उसके बाद कांपर मतलब क्यूट लोग हैं, शादी में बड़े बड़े अच्छे लोग आए हैं। और सोना का कितना होता है, 79 होता है मेरे ख्याल से। अजी सुनिएगा, 47 होता है, कांपर का 29 होता है, आपको पता ही होगा। आइए हम देखते हैं इन सब में क्या चक्कर है। कांपर का लिखते हैं 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। कितना हुआ, 6 4 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 9 29, ठीक है। इसको हम जो है बॉक्स फॉर्मेट में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, हम लास्ट के दो ही लिखते हैं। ए पेयर में रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि दुल्हन तो आ गई है, सबकी शादी हो गई है, अपना अपना पेयर बना लिया है, ठीक है। लेकिन ये दुल्हा बेचारा अभी तक बैठा हुआ है, इनकी दुल्हन कहाँ है। अब बारातियों को हो गई दिक्कत, ढूंढो कहाँ है दुल्हन, पता लगा कि यहाँ बैठी हुई है, ठीक है। अब इस दुल्हन को भेजा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तब ये क्या बन जाएगा, आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो अब इसको जो है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, राजा रानी बड़ी सयानी, ये हो गया आपका। इसको बोलते हैं फुल फील्ड। जब भी फुल फील्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन के उस आइटम का स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच के वहाँ पहुँचा दिया जाता है। अगर आपसे कोई दूसरा सवाल पूछे कि इसका कारण क्या है, फुल फील्ड में ये रूल को फॉलो क्यों नहीं करते, उसका दूसरा उदाहरण है कि अगर आप देखेंगे कि ये इसके 4s है ना, ये 4s है और 3d है। 4s और 3d का जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस आप देखेंगे, ये वाला बहुत इत्तू सा होता है, बहुत कम होता है। जब एनर्जी का डिफरेंस का लेयर बहुत कम होता है तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आता है, अब वो उसको डिसाइड करना है कि वो किधर जाएगा, वो इधर इसमें जाए कि इसमें जाए। तो उसे लगता है कि चूंकि डी ऑर्बिटल थोड़ा सा बड़ा है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया हुआ है, तो इसलिए हमें उसमें जाना है, इसलिए उधर वो चला जाता है। और उसी के अलावा अब आया चांदी का, तो चांदी का भी अगर आप देखेंगे तो अभी कुछ आपको इसी तरीके से मिलेगा। उसी प्रकार से अगर आपका सोने का भी अगर आप देखेंगे तो वो भी जो है इसी फुल फील्ड के हिसाब से वो जो है आप बाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, लेकिन फुल फील्ड के हिसाब से वो अपना नियम अलग से फॉलो करता है। ओके, हमने दूल्हा के बात किया, दुल्हन की बात किया, लेकिन जो बाराती लोग आए थे उनके बारे में बात नहीं की। अगर बाराती के लिए अगर हम बात करेंगे तो 41
42, 43, 44, 45, 46, 47, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हैं जो कि एग्जाम में बहुत आते हैं, उसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ किसी एक का, तो बाकी का आप आराम से समझ जाएंगे। जो ये 41 है, इसका मेरे ख्याल से 5S1 और 4D3 आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि देखिए, अब इस वाले ऑर्बिटल में पूरा भरना चाहिए, तब उधर जाना चाहिए, लेकिन वो तब तक इधर नहीं आएगा जब तक कि पूरा भर ना जाए। पहले 42 जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, 43 जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा। जब हाफ फील्ड होगा तब यहाँ पे S2 आ जाएगा, और उसके बाद जैसे ही आप अगले स्टेप में जाएंगे तो फिर S1 हो जाएगा ये, और फिर जब वो भरेगा। आप खुद से देख लीजिएगा, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो लंबा होने की वजह से मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूँ। ओके, अब हम आपको बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे एटम का जिसमें जो आयनाइज्ड है, आयंस है, ठीक है। आयंस का मतलब होता है कि इस पर या तो प्लस चार्ज होंगे या तो माइनस चार्ज होंगे। उदाहरण के लिए अगर हम आपको सोडियम प्लस की बात करें तो सोडियम में होता है 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक है। लेकिन जब सोडियम प्लस की हम बात करते हैं तो इसका मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, अब इसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अब हमें सिर्फ 10 ही इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s0, ठीक है, क्योंकि निकल चुका है। तो चूंकि हम 3s0 लिखते ही नहीं हैं, ठीक है, टेक्निकली आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा लिखने के लिए, आप इसको यहाँ से हटा ही दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप नियान का अगर आपको लिखना है, नियान का कितना होता है 10, तो 1s2, 2s2, 2p6। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है, एक ही है, जबकि आइटम अलग अलग हैं। ये सिर्फ आयन है, ये आयन नहीं, बस यही अंतर है। इसके अलावा अगर हम मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में 12 होता है ना, मैग्नीशियम डबल प्लस अगर निकाल दें तो 12 होते हैं, तो 12 में से 2 निकाल देंगे तो बचा 10, तो 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन है, तीनों जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 3 डिफरेंट आइटम है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। ऐसे को बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स या स्पीसीज। ये सब एग्जाम में बहुत आते हैं कि मतलब आपको ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के दे दिया जाएगा और उसे प्लस माइनस लिख देंगे और आपको पूछा जाएगा कि इसमें जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अगर एक तो इसे माइनस का भी बता देते हैं, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में जो है 17 होते हैं, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5 है शायद से, नहीं। अगर हम क्लोरीन में अगर माइनस की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाला गया है, तो डाल देंगे तो अब 18 का लिखेंगे, मतलब 18 हो जाएगा ये। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा आइटम था ये है पैरा मैग्नेटिक, अब ये जो है डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप कई चीज़ें इकट्ठा सीख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये भी अब डाया मैग्नेटिक है, ये भी डाया मैग्नेटिक, ये भी डाया मैग्नेटिक है, जबकि ओरिजिनली जब आयन फॉर्म में नहीं रहते हैं तब वो पैरा रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ये सब आयनिक कंपाउंड के भी, आयनिक आइटम के इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे जाते हैं, एग्जाम में बहुत आते हैं, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। तो एक जो है एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, एग्जाम में बहुत आता है, उसको बोलते हैं आयरन 26, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 6 4 10 तो 12, 12 6 18, 18 2 20 और 20 और 6 26 ना। देखिए इस आयरन से आप कई चीज़ें सीख सकते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम एग्जाम में पूछा जाता है जो सबसे ज़्यादा कि इसमें जो है कितने जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक इसी को लिखना है आपको, बाकी सब तो पहले से भरे हुए हैं, ठीक है। 2 3 4 5 6, इसका मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अनपेयर्ड है। अगर उसमें पूछ लिया कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अच्छा, और क्या जान सकते हैं इसे आयरन के हम, अगर हम आयनिक आयरन के बारे में बात करें +2 चार्ज के बारे में, तो इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं, अब इसमें 24 इलेक्ट्रॉन है। तब इसका लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d। ये हमारा ओरिजिनल 26 वाला है, अभी हमें 24 का नहीं हुआ है, ठीक है। अभी हम 24 करने के लिए हमको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो अब सवाल उठता है कि हम इसमें से निकालें कि इसमें से निकालें।
ठीक है। आप बाउ प्रिंसिपल के अनुसार हमको ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना चाहिए, क्योंकि सबसे बाहरी ऑर्बिट में यही है, सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी के पास है, तो जल्दी निकल जाएगा। लेकिन अगर आप 4s और 3d का जो एनर्जी डिफरेंस देखेंगे बहुत कम है, और साथ में आप देखेंगे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो 4 है, वो सबसे बाहरी कक्षा में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्वांटम नंबर 4 में है, तो इसलिए जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये वाला निकलेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपका हो जाएगा 3p6 और 4s 0 एंड 3d6 ऐसे रहेगा। अगर हम 3 की बात करेंगे, आयरन 3, इसका मतलब इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा। जब इलेक्ट्रॉन और निकलेगा तो 4s 0 है, यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा। अब देखेंगे अब ये फुल हाफ फील्ड हो गया है, ये तो यहाँ पे है ही नहीं अब तो आप इसको ऐसे 4s 0 आप लिखिएगा नहीं, कहने का मतलब लिखिएगा ही नहीं। अब हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट, जो बहुत एक्साइट हो जाते हैं आइटम, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका। जैसे कि मान लो कि हमारे पास कोई आइटम है, एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लो हमारे पास कोई आइटम है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें मान लो कि एक आध इलेक्ट्रॉन है। जब इसको आप गर्म करते हैं, हीट देते हैं, लाइट देते हैं, या कुछ भी करते हैं इसके साथ, तो ये इलेक्ट्रॉन गर्म हो जाते हैं, गर्म होकर ऊपरी कक्षा में चले जाते हैं, ऊपरी ऑर्बिट में चले जाते हैं। याद रखें को आयोनाइज नहीं होते, बाहर नहीं निकल जाते, रहेंगे आइटम के अंदर ही। अगर आइटम में 10 इलेक्ट्रॉन पहले है तो एक्साइटेड स्टेट में भी उसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो वहीं रहेंगे, तो ऊपर चले जाते हैं। अब ऊपर कहाँ जाएंगे ये आपको जानना है, ठीक है। जैसे मान लो के पास हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको हम 1s1 लिखा जाता है ज़्यादातर। लेकिन जब भी हाइड्रोजन के एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1s0 2s1 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं वो कहाँ गया है, ठीक है। इसी तरह से हमको 1s0 2s0 और 2p1 भी लिख सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट रहेगा एटम के अंदर ही। लेकिन चलो ऐसे हम एक कार्बन का उदाहरण लेकर चलते हैं, कार्बन 6। अभी हमने कार्बन का उदाहरण जो हमने इस वीडियो में पहले दे रखा था उसमें हमें 8 का बता दिए थे एज ए उदाहरण के लिए, आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज़, क्षमा कीजिए, गलती हो गई थी। तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 नहीं होते हैं, जो मैंने पहले बताया था उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज़। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1s2 2s2। इतना ज़्यादा लेट हो गया, हमारे घर में 12 बजने वाले रात के मतलब 11 बजने वाले हैं, दिमाग थक गया है ना। 1s2 2s2 2p2 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कार्बन 6 ग्राउंड स्टेट, ठीक है, 1s2 2s2 एंड इस तरह से, ठीक है। लेकिन जब हम इसको कार्बन 6 एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब सवाल उठता है कि जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के उड़ के चला जाएगा, कहाँ जाएगा, p ऑर्बिटल में भी जा सकता है, और ये हमारे पास 3s ऑर्बिटल है वहाँ पे भी जा सकता है। लेकिन यहाँ से उठ के जो सबसे नज़दीकी है यहीं जाएगा। जाने को आप कहीं भी यहाँ पे लिख देंगे तो आपको परीक्षा में नंबर पूरा मिलेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन चूंकि हमारा जो कार्बन का जो बैलेंसी है वो जो हमेशा 4 का होता है, ताकि ये 4 अनपेयर्ड है, ताकि किसी के साथ केमिकल बॉन्ड अगर बनाता है तो 4 का बनाएगा, इसीलिए हमको इस तरह से ऐसा लिखा जाता है। इसी तरह से हमने आपको ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप जो है बॉन्डिंग कैसी होगी इसको भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, वीडियो खत्म करने से पहले शायद से मैं सब कुछ बता चुका हूं कि कार्बन का आप देखेंगे इसमें जो है जब भी एक्साइटेड होता है, एक्साइटेड स्टेट, इसमें 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक है। और सबसे बड़ी चीज़, पूरी दुनिया में कार्बन सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसके जो 2p ऑर्बिटल है इसमें 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इस बैलेंस इलेक्ट्रॉन को पेयर करने में बड़ा ही मजा आता है, ईजी टू बाइंड, किसी के साथ बाइंड कर लेता है, और ईजी टू ब्रेक, बाइंड करता है तोड़ता है, बाइंड करता है तोड़ता है, कार्बन के साथ रिएक्ट कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, फास्फोरस का, किसी के साथ एक रिएक्शन कर सकता है। इसी वजह से पूरे दुनिया में कार्बन ही एक ऐसा आइटम है जो कि सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। हमारी पूरी बॉडी कार्बन से मिलकर बना हुआ है, पूरा पृथ्वी कार्बन से मिलकर बना है। उसका मेन कारण है कार्बन का एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आशा करता हूं हमारा बहुत लंबा वीडियो यहाँ तक अगर आप देख चुके हैं तो आपको मैं दिल से नमन करता हूं। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ये वीडियो किसी कोचिंग पढ़ने वाले बच्चों को, जो ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो स्कूल कॉलेज जाते हैं बच्चों को, आज नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो एडवांस जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनको हमारा वीडियो प्लीज़ फॉरवर्ड कर दीजिए। उनको प्लीज़ बोल दीजिएगा हमारा वीडियो 5 से 10 मिनट के लिए देख लें, बस, उससे हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद उनको पकड़ के रखने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारा वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी बारातें आई
डोली तू ले आना, राजा जी हमको, कैसे, सबकी बारातें आई, डोली लेके आना। बंद कर दे।